मिल रहे हैं और उसी का सपोर्ट आज बैंक निफ्टी को मिल रहा है और बैंक निफ्टी के 12 के 12 स्टॉक्स आज मजबूत नजर आ रहा है। राजेश जी, बैंकिंग स्टॉक्स पर आपकी राय क्या है और यहाँ क्या पसंद आ रहा है आपको बैंकिंग में? नमस्कार विष्णु मोहन जी, श्रुति नमस्कार जी सर। और भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। बैंकिंग स्टॉक की आपने बात की। बैंकिंग एज ए सेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है, कई कारण। एक, जब हम इकोनॉमी में ग्रोथ की बात करते हैं तो बैंकिंग को पीछे छोड़ ही नहीं सकते। बहुत अंडर परफॉर्मिंग रहा है पिछले कई महीनों से। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने कुछ करके नहीं दिया। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि बैंकिंग स्टॉक जो है वो साइकिल के दो पहिए की तरह है। जब तक दोनों नहीं चलेंगे तब तक बाजार आगे नहीं जाएगा। आप निफ्टी में भी देखो तो बैंकिंग के कई स्टॉक्स हैं और उनके बिना निफ्टी में तेजी होनी थोड़ी मुश्किल सी बात थी। बैलेंस शीट प्राइस अभी बैंकों ने अपनी क्लीन कर ली है, एसेट क्वालिटी अच्छे हो गए हैं, एनआईएम्स बेहतर हो रहे हैं। थोड़ी क्रेडिट ऑप्टिक को लेकर के चिंताएं थी। अब जो नई आरबीआई की पॉलिसी आई इस बार, उसमें एक बड़ा बूस्ट मिला पूरे बैंकिंग सेक्टर एज सच को, नॉट ओनली बैंकिंग बट एनबीएफसी को भी। और जिस तरीके की फेस्टिव सीजन की डिमांड वगैरह आई है, आगे आने वाले दिनों में रेट कट के एक्सपेक्टेशन यूएस से भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ रूरल डिमांड भी बढ़कर आई है, जिसमें गोल्ड लोन, व्हीकल लोन वगैरह। और मुझे इन सब चीजों के बीच वैल्यूएशन बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। तो इन सब चीजों के चलते बैंकिंग स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। जो अपडेट्स आए एचडीएफसी बैंक के और कोटक के, वो भी बहुत अच्छे आए। और इस वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी अभी अप मूव बनी रहेगी। पसंद की बात अगर की जाए तो लार्ज कैप में प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी ही रहेगा, क्योंकि मर्जर के बाद एक बड़ा बैंक हो गया है। हमारे अनुमान से 80,000 करोड़ के आसपास की बॉटम लाइन इस बार ये रिपोर्ट करेगा और वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं। और प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक सेक्टर की बैंक की बात की जाए तो हमें लगता है कि लार्ज कैप में स्टेट बैंक पे नजर रखनी चाहिए, और मिड कैप में बैंक ऑफ बड़ौदा पे, और स्मॉल कैप पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। ये कुछ एक नाम है जहां हम खरीदारी की सलाह हमारे क्लाइंटों को भी दे रखी है। ये स्टॉक्स है बैंकिंग लिस्ट में जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए और जो राजेश जी को आईटी वाले शेयर दिखाई देंगे। एक राय राजेश जी आपसे चाहिए, आईटी में आज तेजी हो तो रही है, लेकिन हकीकत यह भी है कि बाजार अगर पिछले एक साल में अगर 4-5% नीचे है तो आईटी वाले जो शेयर हैं वो 20 से 30% नीचे हैं। नेट अगर देखेंगे तो पिछले साल से अब तक एक साल में टीसीएस करीब 30% नीचे है, इन्फोसिस करीब करीब 25% नीचे है। अगर हम एचसीएल टेक की बात करें तो करीब करीब 20% नीचे ये शेयर है। तो आज की तेजी से आप कितने उत्साहित हैं राजेश जी, और क्या नतीजों से पहले किसी को पोजीशन लेने की सलाह देंगे थोड़ा लंबी अवधि के लिए, पोजिशनल या फिर निवेश के लिए, या फिर आप एक्चुअल नंबर्स का वेट करना चाहेंगे? नमस्कार अभिषेक जी। अपने ठीक कहा, आईटी में आज तेजी है। और अगर आप देखो तो आईटी में जो मंदी पिछले कई महीनों से या चल रही है, या आपने जैसे कहा कि पूरे साल में अभी भी गिरावट है, तो उसके कई कारण थे। एक तो लगातार फेड की तरफ से कोई इशारे नहीं आ रहे थे, और लगातार ये बना हुआ था कि जब फेड रेट कट करना चालू करेगा तो हो सकता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वहां बढ़े, जिससे आईटी को सहारा मिले। और वही हुआ है। आप देखिए आईटी में जब फेड ने वहां रेट कट की है, उसके बाद से आईटी में उछाल आया है। दूसरे, अगर आप देखें तो जो वो H1B वीजा को $1 लाख की का ब्याज चली, जिसमें करीब करीब 88 लाख रुपए के खर्चे अतिरिक्त आएंगे, जिसको लेकर के ऐसा लगने लगा कि आईटी सेक्टर एज ए होल में दिक्कतें आने वाली है। बट मेरा ये मानना है कि आईटी एकदम से खत्म नहीं हो जाएगा। एक रिकैलिब्रेशन फेज जिसे कहते हैं, उसमें एंटर कर रहा है, जहाँ जीसीसी वगैरह की बढ़त होगी और कैपेबिलिटीज चेंज होगी। इंडिया में कैपेबिलिटीज बढ़ाई जाएंगी। इस तरीके की एक पूरा रीस्ट्रक्चर हो रहा है, एक तरीके से कहना चाहूंगा। अब इस सब चीजों के बीच में अगर आप देखो तो बैलेंस शीट्स प्राइस अभी की स्ट्रांग है। ऑर्डर बुक उतनी खराब नहीं है जितने कि लोग सोच रहे हैं कि इनके ऑर्डर्स आने बंद हो गए हैं। और अगर दिग्गजों की बात की जाए, जैसे आपने टीसीएस की बात करी, तो मैं जोड़ दूं कि आज ही हमने इनिशिएटिंग कवरेज आज सुबह ही रिलीज करी है।
अगर आप देखो तो मार्केट लीडर के तरीके से स्टैंड आउट करता है, रोबस्ट ऑर्डर बुक है, न केवल वर्टिकल्स, अलग अलग वर्टिकल्स में बल्कि अलग अलग ज्योग्राफीज में भी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, और जो इंडस्ट्री के लीडिंग ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है उसमें सबसे बेहतर पड़ता है। और लगातार इन्होंने रिसर्च इनोवेशन में अपने खर्चे किए हैं, जिसके फायदे इन्हें आने वाले दिनों में मिलेंगे। डिविडेंड अच्छा देती है, कैश कन्वर्शन एबिलिटी इनकी बहुत अच्छी है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर हमें टीसीएस अच्छा लग रहा है। इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो वैल्यूएशन बहुत अच्छे लग रहे हैं। एआई, क्लाउड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से इनके अपसाइड बहुत अच्छी नजर आ रही है। डिविडेंड ये भी अच्छा देती है, वैल्यूएशंस इसके भी अच्छे हैं। और मुझे लगता है ये 2 दिग्गज कंपनियों के अलावा अगर किसी को देखना हो तो मैं समझता हूँ परसिस्टेंट एक अच्छी निवेश साबित हो सकता है। इंटेलेक्ट डिजाइन अच्छा निवेश साबित हो सकता है। तो ये सब कुछ स्टॉक्स हैं जो अगर लंबी अवधि का नजरिया रखा जाए साल भर का, तो मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर से डिसेंट अपसाइड दे सकता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटिलिटी खबरों की वजह से चलती रहेगी, ट्रम्प साहब के कुछ भी ट्वीट्स आते रहेंगे, वहां से दिक्कतें आती रहेंगी, बट लंबी अवधि में ये स्टॉक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, लंबी अवधि का अगर आपका नजर प्लस आप इसमें लगा के चलिए। लेकिन देखिए बाजार की स्थिति तो ठीक है, लेकिन अगर हम देश के पूर्वी हिस्से की बात करें जहां से राजेश जी आते हैं, पश्चिम बंगाल में, वहां पर बारिश के चलते, लैंडस्लाइड के चलते तूफानी बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। दार्जिलिंग में हमने देखा कि लैंडस्लाइड से करीब करीब 28-30 लोगों की डेथ हुई है। बहुत सारे लोग वहाँ पर लापता अभी भी हैं। राजेश जी जरा बताएंगे आप कि आपके कोलकाता की क्या स्थिति है? क्या बारिश वहाँ पर थम गई है? जनजीवन सामान्य है या फिर अभी भी चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों को? अभिषेक जी, कोलकाता की अगर खास बात की जाए तो करीब 10 एक दिन पहले बहुत बुरे हालात से बारिश हुई थी, जहां कमर तक पानी पूरे शहर में भर गया था और जनजीवन ठप हो गया था। लेकिन उसके बाद से इक्का दुक्का छुटपुट बारिश के अलावा ऐसी कोई विशेष बारिश नहीं हुई। यहाँ नॉर्थ बंगाल में, जो कि कोलकाता से करीब करीब 700-800 किलोमीटर की दूरी पे दार्जिलिंग और सिक्किम है, वहाँ पे जो खबरें आई उसे देखते हुए ऐसा लगा कि जनजीवन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। 20-25 लोगों की अफसोसजनक मृत्यु की भी खबरें आई हैं। तो वो दिक्कतें उस साइड में हैं। यहाँ पे छुटपुट बारिश के अलावा मुझे इन दिनों ऐसी कोई विशेष बारिश नहीं हुई है। छुटपुट प्राय रोज ही हो रही है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल है। देखिए सर, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, तमाम जगहों पर हमने देखी कि काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक तस्वीरें वहाँ से निकल के आई। अब ये दार्जिलिंग में, यानी कि जो हिमालयन रीजन है, वहाँ से लगातार ऐसी बुरी खबरें आ रही है और निश्चित तौर पर जो टूरिज्म रिलेटेड, जो हॉस्पिटैलिटी वाली कंपनीज हैं, उनके लिए भी एक थोड़ी संकट की स्थिति ज़रूर बन जाती है। राजेश जी, थोड़ी देर पहले हम हॉस्पिटल्स की बातचीत कर रहे थे और आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा तेज़ी है। फोर्टिसो, मैक्स, यथार्थ, यहाँ तक कि डायग्नोस्टिक वाली कंपनीज भी चल रही हैं। और जब भी हम बातचीत करते हैं कि अगर किसी को फ्यूचरिस्टिक सोचना हो, जहाँ पर वैल्यूएशंस थोड़े से अच्छे हों और ग्रोथ की जो संभावना हो काफ़ी अपार हो, तो तमाम वॉइसेस यही होती हैं कि हॉस्पिटल आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। तो किसी को अगर मान लीजिए अगर निवेश का नज़रिया रखना हो, आपके हिसाब से हॉस्पिटल्स में सबसे बेहतर आपको क्या लग रहा है? अगर 1-2 शेयर अगर किसी को जोड़ना हो, अगर 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, आप कहां पर पैसे डिप्लॉय करने की सलाह देंगे? आपने सही कहा अभिषेक जी, हमने भी कई बार आपके साथ चर्चा करी है कि हॉस्पिटल स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। कारण कई थे कि कई हॉस्पिटल में अगर आप देखो तो लगातार एक्सपेंशन हो रहे हैं, और इस एक्सपेंशन के बावजूद, इतने नए बेड्स जुड़ने के बावजूद, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो भारत में बेड की डेंसिटी बहुत नीचे है। 1.6 बेड्स पर 1000 पीपल है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत नीचे है, खास करके टायर 2 टायर 3 सिटीज में तो बहुत ही नीचे है। दूसरे अगर आप देखेंगे तो आज जो खबरें आई सीजीएसएस की, उसके कारण से थोड़ा रेवेन्यू बूस्ट आएगा, लेकिन वो लिस्टेड प्लेयर्स में उतने ज्यादा रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। लेकिन जो डिमांड सर्ज हो रही है खास करके इस वजह से, क्योंकि लोगों का रुझान कोविड के बाद से मेडिकल के तरफ ज्यादा बढ़ा, और जिस तरह उसके वजह से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को फायदा हुआ। दूसरे अगर आप देखेंगे तो मेडिकल टूरिज्म, जो कि निकटवर्ती देशों से, खास करके बांग्लादेश वगैरह से जो पेशेंट्स आते हैं ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी या ऑन्कोलॉजी डिविजन्स में, तो उनसे एक बड़ा बूस्ट मिला है।
बजटरी सपोर्ट भी आया, करीब करीब 200 डे केयर कैंसर डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए, जो कि पिछले बार बजट में दिया गया। तो इन सब चीजों के वजह से इस पूरे सेक्टर को एक नया बूस्ट मिला है और प्राय सभी स्टॉक्स ने एक अच्छी रनअप दिखाई है। लेकिन बावजूद इसके मैं समझता हूँ, जिस तरीके से आपने कहा कि 2-3 साल के नजरिया हो, तो फर्स्ट तो मार्केट लीडर अपोलो हॉस्पिटल ही रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 8,000 बेड के साथ एक मार्केट लीडर अपने आप में है। डेट उन्होंने कम कर रखे हैं, फार्मेसी पे जो डिसइन्वेस्टमेंट फार्मेसी जो उन्होंने बेच दी, दूसरे ऑनलाइन जो उनका प्लेटफॉर्म है वो अब धीरे धीरे मुनाफे की ओर आ रहा है। तो कई चीजें अपोलो हॉस्पिटल में हो रही है जो एक अच्छा लग रहा है। लेकिन मिड कैप की बात की जाए तो जैसे नारायण हृदयालय हो या मेदांता हो, ये कुछ एक नाम्स हैं जो लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। अपोलो, नारायण हृदयालय, ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता, ये कुछ कंपनीज हैं हॉस्पिटल वाली है जिस पर आप दांव लगा के वेदांता नहीं, मेदांता, ग्लोबल हेल्थ ये हटा दीजिए आप, ये गलती से हमारी स्क्रीन पर आ गया है। मेदांता की बात हो रही है, यानी कि ग्लोबल हेल्थ की बात हो रही है, तो उस पर आप जरूर फोकस। स्टॉक है टाटा मोटर्स, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन पिछले हफ्ते की तेजी के बाद कटते हुए आज दिख रहे हैं, 715 के आसपास आ चुका है। यूके जेएलआर बिक्री के जो नंबर आए हैं वो 40% कम रहे हैं सितंबर में। राजेश जी, टाटा मोटर्स पर आपकी राय क्या है? देखिए, डीमर्जर होने वाला है और मुझे लगता है कि इस वक्त जो वैल्यूएशन आ गए हैं, खास करके नेगेटिव न्यूज के कारण से ऊपर के लेवल से बहुत करेक्ट हो चुका है, तो इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि 710-15 के आसपास जो भी नेगेटिव खबरें थी ऑलरेडी डिस्काउंटेड हैं इसमें, और कम से कम 10 से 15% की बढ़त आने वाले 6 महीने में बिल्कुल हो सकती है। कंबाइंड वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह है। 634 रुपए का भाव आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। तो एक बेहतरीन सत्र, और हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह यही है कि अगर आपने तेजी की है तो तेजी आप कैरी करके ले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संकेत अच्छे हैं, देखते हैं एफआईज के आंकड़े पर मेरी विशेष नजर रहेगी कि एफआईज के आंकड़े कैसे आते हैं। क्या आज बाइंग के आंकड़े आएंगे? उम्मीद तो है, क्योंकि आईटी में और बैंकिंग में जिस तरह से बाइंग हुई है, इस बात के संकेत कुछ न कुछ मिल रहे हैं। 2 दिन की 1500 करोड़ की छोटी छोटी सेलिंग के बाद मे भी हो सकता है कि आज टेबल आपको टर्न होता हुआ दिखाई दे। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों की आपने मदद की। श्रीकांत जी, नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम स्टॉक्स पर अपनी बहुत ही बहुमूल्य राय हमारे निवेशकों से, हमारे ट्रेडर से साझा की। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे। विश्वमोहन को, सृष्टि को और मुझे आप इजाजत दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम कराएंगे आपकी कल की तैयारी। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।